हाँ, हेलो हेलो एवरीवन। अभी लेज़र हम लोग पढ़ रहे थे और यहाँ पर लेज़र का जो फुल फॉर्म है, अब मैं इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अब आप इसको समझ भी सकते हैं, जैसे एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्पलीफिकेशन, एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर एमिशन, आर फॉर रेडिएशन। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र? लाइट एम्पलीफिकेशन ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। अब इसमें लाइट का मतलब आप समझ रहे हैं, एम्पलीफिकेशन का भी मतलब आप समझ रहे हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन का भी मतलब आप समझ रहे हैं, रेडिएशन क्या होता है ये भी आप समझ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लेज़र किसे कहते हैं। तो इसको मैं इसलिए शुरू में नहीं बताया कि शुरू में आप नहीं समझ पाएंगे। जब आप ये पूरी चीज़ें समझ गए हैं, स्टिमुलेशन की, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, सब चीज़ें आप समझ गए हैं, तो अब इसको बताने के बाद आप समझ सकते हैं कि लेज़र का मतलब क्या होता है। अच्छा, इसमें आरजेपीवी ने ये भी ऐलान कर दिया है कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, व्हाट इज़ लेजर, व्हाट इज़ लेजर स्टैंड फॉर। और ऐसा भी कह सकता है कि व्हाट इज़ एस स्टैंड फॉर इन द लेज़र। लेज़र में एस का मतलब क्या होता है। अ, तो अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते रहेंगे कि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है। और दूसरी बात ये भी कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना के आपको भेज दूँगा और यहाँ डिस्कस भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि लेज़र के टाइप्स की बातें हम लोग कर रहे थे और चीज़ें पढ़ चुके थे, जितनी चीज़ें भी हम पढ़ चुके, लेज़र की बेसिक थ्योरी पढ़ चुके थे, लेज़र कैसे काम करता है वो पढ़ चुके थे, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं लेज़र की वो भी पढ़ चुके थे, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो सब पढ़ चुके थे। तो अगर नहीं पढ़े हैं, और आइंस्टाइन को ए एंड बी कोफिशिएंट का रिलेशन भी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को पहले जाइए, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक में मिल जाए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसको देख करके फिर आइए वापस, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं कि लेज़र जो है बेसिकली होता तो तीन चार तरह का है, चार तरह का। अपने को सिलेबस में दो तरह के पढ़ने हैं, एक सॉलिड स्टेट लेज़र और एक गैस लेज़र। सॉलिड स्टेट लेज़र दो तरह के होते हैं, एक रूबी लेज़र और एक एनडीआग लेज़र। गैस लेज़र जो होते हैं वो दो होते हैं, हीलियम नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड। पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड स्टेट लेज़र। सॉलिड स्टेट लेज़र का पहला जो टाइप है रूबी लेज़र। रूबी लेज़र हम लोग देखते हैं कि रूबी लेज़र क्या होता है। इसके सब्सटेंस जो है, एक रूबी रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। ये रॉड आप देख रहे हैं, ये रूबी रॉड है। रूबी एक जेम होता है जिसको अंगूठी में लोग पहनते भी हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है वो रूबी लेज़र है, उसी के बेसिस पर। और इसके वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पे इसको पल्स लेज़र भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो रेडिएशन जो निकलता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेज़र में रेडिएशन निकलता है, तो जो रेडिएशन जो निकलता है वो निकलता है पल्सेस के फॉर्म में निकलता है, इसलिए इसको पल्स लेज़र भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन वेरी सिंपल है कि ये एक सॉलिड स्टेट लेज़र है जिसमें एक्टिंग मीडियम जो है वो रूबी के रॉड जो है एक्टिंग मीडियम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज दिस एक्टिंग मीडियम? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हमने पहले लेज़र को पढ़ा था, थोड़ा सा शॉर्ट दे देता हूँ पहले जाकर के, उसको देखिए कि लेज़र कैसे काम करता है। पहले पीछे वाले वीडियो को जाकर देखिए, फिर समझ में आएगा। छोटा सा मैं दे देता हूँ, छोटा सा व्यू दे देता हूँ, छोटा सा। पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले ग्राउंड स्टेट लेवल पर इलेक्ट्रॉन होता है, उसको पंपिंग करके हम एक्साइटेड स्टेट लेवल पे पहुंचाते हैं, और वहीं से जब एक्साइटेड स्टेट लेवल से वो एनर्जी छोड़ता हुआ जब वापस आता है, तो वो रेडिएशन के फॉर्म में छोड़ता हुआ आता है। उसी को हम कहते हैं उसी रेडिएशन को, उसी स्टिमुलेटेड रेडिएशन को हम लोग कहते हैं। दो तरह से आता है, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। तो स्पॉन्टेनियस वाले को एलईडी कहते हैं और स्टिमुलेटेड वाले को लेजर कहते हैं। तो पहले अपने को एक्साइटमेंट लेवल तक, एक्साइटेड स्टेट तक ले जा करके पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको पहुंचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पंपिंग, ठीक है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल कुछ ऐसे होगा। ये डेफिनेशन हो गया, ये ग्राफ हो गया। ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। ये एक रूबी रॉड है, ये एक रूबी रॉड है। इसके ऊपर फ्लैश लैंप लगाया हुआ है, ये फ्लैश लैंप है। और ये फ्लैश लैंप जो है, फ्लैश लैंप की वजह से हीट आ जाता है, तो उसको कूल करने के लिए यहाँ से कूलेंट डालते हैं।
तो उसको ठंडा रखता है। इधर से हम लोगों ने इसको एक रेजोनेटर में इस तरह से रेजोनेटर लगाया हुआ है। ये इधर से एक फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर और इधर से एक पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर लगाए हुए हैं। इन दोनों मिल करके रेजोनेटर कहलाते हैं। ठीक है, रेजोनेटर लगाया हुआ है। और होता क्या है, जैसे ही फ्लैश लैंप में यहाँ से पावर सप्लाई करते हैं, जैसे ही फ्लैश लैंप में पावर सप्लाई करते हैं तो रूबी की रॉड को जो है पावर मिलता है। और जैसे ही पावर मिलता है तो रूबी रॉड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट लेवल से एक्साइटेड स्टेट लेवल तक चले जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से अपने को इसमें क्या करना है, इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि जो Al2O3 है उसको Cr2O3 से रिएक्शन कराना है इस तरीके से कि 0.05% एल्यूमिनियम आयरन जो है वो रिप्लेस हो जाए Cr यानी क्रोमियम आयरन से। ठीक है, ये क्रोमियम आयरन से ये रिप्लेस हो जाए एल्यूमिनियम का आयन क्रोमियम आयन से। इस तरह से अपने को रिप्लेस करा देना है। इसी के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि जो ग्राउंड स्टेट लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड स्टेट लेवल पे चला जाएगा। उसका प्रिंसिपल हम यहाँ देखते हैं। क्या होगा, जब हम ये जो फ्लैश लैंप होता है वो जेनन जेनन फ्लैश लैंप होता है। उसमें जेनॉन जो अपना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करता है, वो कितनी एनर्जी देते हैं हम लोग, 55 एंगस्ट्रम एनर्जी उस इस फ्लैश लैंप से हम लोग 55 एंगस्ट्रम एनर्जी देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि रूबी लेज़र में कौन सा फ्लैश लैंप यूज़ किया जाता है, तो आप देंगे जेनन। या फ्लैश लैंप में कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, तो आप जवाब देंगे जेनन। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि कितना एनर्जी देते हैं, तो दिस इज़ द एनर्जी 5500 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रॉम है ये यूनिट। ठीक है, तो हम देते हैं तो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट लेवल से ये एक्साइटेड स्टेट लेवल तक पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंच गया। उसके बाद इसके पहले भी मैंने बताया था कि 10 टू द पावर -8 सेकेंड जहां पर रहता है दैट इज एक्साइटेड स्टेट लेवल। उसके जस्ट नीचे एक स्टेट लेवल होता है जो कि मेटा स्टेबल स्टेट कहलाता है, जहां पर जो लाइफ पीरियड होती है वो 10 टू द पावर -3 सेकेंड होती है। तो वहां से जब ये चलता है, जब ये एक्साइटेड स्टेट पे जाता है इलेक्ट्रॉन और वहाँ से नीचे की तरफ आता है तो मेटा स्टेबल स्टेट पे चला आता है, 10 टू द पावर -3 सेकेंड पर चला आता है। उसके बाद यहाँ इन दोनों के बीच में एनर्जी, इन दोनों के बीच में E2 और ये दिस वन E3 मेटा स्टेबल स्टेट, E2 यानी एक्साइटेड स्टेट, E3 यानी मेटा स्टेबल स्टेट, इन दोनों के बीच में लेजर नहीं मिलता है। याद रहे, देखिए यहाँ लिखा है मैंने रेडिएशन लेस ट्रांसमिशन, रेडिएशन नहीं मिलता है। E3 से जब ये चलता है 10 टू द पावर -3 सेकेंड जहाँ पर ठहरता है उसे मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट से जब ये चलता है और नीचे ग्राउंड स्टेट लेवल पे जब पहुंचता है वहां पर अपने को रेडिएशन मिलना शुरू होता है, स्टिमुलेटेड रेडिएशन मिलना शुरू होता है, जो कि कितने का होता है, जो कि होता है 6943 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो दो सवाल हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव के। एक हो सकता है कि कौन कौन से स्टेट लेवल के बीच में, कौन कौन से स्टेट के बीच में रेडिएशन हमको स्टिमुलेटेड मिलता है। तो जवाब होगा मेटा स्टेबल और ग्राउंड लेवल। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल हो सकता है कितने एनर्जी का या कितने एंगस्ट्रम का लेजर जो है रूबी लेजर से मिलता है, तो जवाब होगा 6943 एंगस्ट्रम। अच्छा ये सवाल भी हो सकता है E2 और मेटा स्टेबल के बीच में कौन सा ट्रांसमिशन मिलता है, तो हो सकता है रेडिएशन लेस ट्रांसमिशन। ये भी हो सकता है सवाल पूछ दे। और तीसरा और अगला सवाल जो पूछा जा सकता है वो इससे हम समझ सकते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेज़र जो है रूबी लेज़र में, रूबी लेज़र का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें लेज़र जो है कौन कौन से स्टेट के बीच में मिलता है, तो हम जवाब देंगे मेटा स्टेबल स्टेट और ग्राउंड लेवल स्टेट के बीच में। ठीक है, और एक और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रूबी लेज़र है वो कितने लेवल का लेज़र है, तो ये देखिए 1 2 और 3, तो 3 लेवल लेज़र है। ठीक है, आगे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने चीज़ें लिख भी दी हैं। सॉलिड स्टेट लेज़र है, 3 लेवल लेज़र है, ऑप्टिकल पंपिंग का यूज किया जाता है। यहाँ पर मैंने अभी बताया ना, पंपिंग
जो ये ग्राउंड लेवल स्टेट से पंपिंग का डेफिनेशन मैं पीछे बता चुका हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीछे का वीडियो में देख लीजिए पहले, फिर आइए। ग्राउंड लेवल स्टेट से जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसको हम लोग पंपिंग, जिस जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं ऊपर ले जाने के लिए, वो पंपिंग कहलाता है। और इसका ग्राउंड, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से लेके ग्राउंड स्टेट लेवल से एक्साइटेड लेवल तक जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है, लेकिन जिस प्रोसेस की वजह से ये जा रहा है उसको पंपिंग कहते हैं, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और इसका नीचे से ऊपर यानी ग्राउंड स्टेट लेवल से ऊपर तक जाना एब्जॉर्प्शन, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन। ऊपर जा करके ये नीचे की तरफ आएगा तो रेडिएशन छोड़ता हुआ आएगा, तो उसको कहते हैं एमिशन, ठीक है। तो इसको जो है, इसको जिस जिस पंपिंग के थ्रू इस ग्राउंड स्टेट लेवल, इसको ग्राउंड स्टेट लेवल से एक्साइटेड स्टेट लेवल तक पहुंचा रहे हैं, उसको ऑप्टिकल पंपिंग का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो ये सवाल पूछ सकता है कि विच पंपिंग इज़ यूज्ड इन रूबी लेज़र, ये भी पूछ सकता है, या रूबी लेज़र में कौन सी पंपिंग, कुछ कैसे भी करके पूछ सकता है कि ऑप्टिकल पंपिंग इज यूज्ड इन, एक ऑप्शन रूबी लेज़र का रहेगा, इस तरह से ही पूछ सकता है। अब लेज़र कौन से फॉर्म में बनता है, तो मैंने अभी बताया था कि पल्स फॉर्म में, तो ये पूछ सकता है सवाल कि रूबी लेज़र में लेज़र जो है वो कौन से फॉर्म में मिलता है, तो पल्स फॉर्म में मिलता है। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, तो ये जहाँ जहाँ पर ये पल्स फॉर्म में मिलता है, तो पल्स फॉर्म में जो भी लेज़र अपने को मिलता है वो कमज़ोर टाइप का होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग वहीं पर करते हैं जहाँ पर बिल्कुल छोटा सा रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। जैसे बच्चों के खिलौने में, बच्चे जो बचपन में जो हम लोग लेज़र लाइट चलाते थे, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। और बच्चे के खिलौने में वो गन वाली जो होती है, जो गुए गुए करके बजती भी है और वहाँ से लेज़र निकलता है और बच्चा खेलता है सुपरमैन बन के, उसमें इस्तेमाल किया जाता है इस लेज़र का। तो ये बच्चों के खिलौने में इस्तेमाल किया जाता है। टैटू हटाने में इसका इस्तेमाल होता है, टैटू और हेयर रिमूवल में इसका इस्तेमाल होता है। होलोग्राम बनाने में, 3D जो होलोग्राम बनते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साइंस और कॉलेज, साइंस के प्रोजेक्ट्स में कॉलेज और स्कूल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आर्ट एंड डेकोरेशन में, लाइट सजाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आर्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ जहाँ पर भी छोटे छोटे रेडिएशंस की ज़रूरत होती है, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल पूछ सकता है, 2-4 ऑप्शन होंगे और उसमें से बताना होगा कि रूबी लेज़र इसमें से कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये सवाल पूछ सकता है। और ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। हो सकता है 3 ऑप्शन हो और लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो, इनमें से सभी। आते हैं अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। लास्ट टॉपिक, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज की बात करते हैं तो ये इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है। एक छोटे बच्चे के हाथ में 10 रुपये का लेज़र आप देख सकते हैं। बीम डाया इसका लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका बीम डाया छोटा होता है उसको अच्छा लेज़र माना जाता है। आउटपुट की बात करें तो हीलियम नियॉन से कम आउटपुट ये नहीं देता है, तो आउटपुट अच्छा माना जाए। नो चांसेस ऑफ वेस्ट मटेरियल एक्टिंग मीडियम, एक्टिंग मीडियम में सॉलिड का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कोई वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता है। अगर वहां से वेस्ट निकला तो कहीं और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये कहने का मतलब है। और कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कंस्ट्रक्शन और फंक्शन जो है वो आसान है, कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, उलझा हुआ चीज़ नहीं है, उलझा हुआ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसमें भी सवाल पूछ सकता है कि जो है बीम डाया, रूबी लेज़र का जो बीम डाया है वो किससे छोटा होता हो सकता है, ऐसा पूछ दे कार्बन डाइऑक्साइड, या ऐसा दे दे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र और रूबी लेज़र में बीम डाया दोनों का किसका छोटा होता है, तो वो दे देगा। इसी तरह आउटपुट लेस देन आउटपुट आउटपुट इज नॉट लेस देन हीलियम नियॉन, इससे भी सवाल पूछ सकता है, हो सकता है पूछ दे रूबी लेज़र आउटपुट इज नॉट, इट इज़ नॉट लेस देन, और ऑप्शन में 3-4 लेज़र का नाम दे दे, तो उसमें से हीलियम नियॉन एक होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। और आते हैं रेडिएशन फाउंड इन, अब डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, तो डिसएडवांटेजेस में कौन सा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने बताया है कि आखिर में अपने को ये देना होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब कैसे देना है, ये वीडियो जो मैं बना चुका हूँ उसको जाके पहले देखिए, उसके बाद यहाँ आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। रेडिएशन वो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिसएडवांटेजेस पे पहुंचे हैं कि रेडिएशन
जो है वो पल्सेस में मिलता है। अच्छा, पल्स में मिल रहा है इसका मतलब ये स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग नहीं है तो कमज़ोर है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। एफिशिएंसी उसी तरह लो हो जाएगी। अच्छा, एक और डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ये होता है कि कोई भी जब तक कम से कम आधा इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट तक न पहुंच जाए, तब तक कोई लेज़र नहीं मिलता। कम से कम आधा इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से पहले एक्साइटेड जाना चाहिए, फिर एक्साइटेड से फिर मेटा स्टेबल स्टेट पे आना चाहिए। जब तक ये प्रोसेस होता रहता है तब तक अपने को इंतज़ार करना पड़ता है। फिर उसके बाद मेटा स्टेबल स्टेट से वो नीचे की तरफ आता है तो अपने को लेज़र मिलता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ कि एकदम से नहीं मिलता, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो इतनी चीज़ें हुई जिससे कि हम वो बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया जा सकता है, जैसे कि आरजीबी ने ऐलान किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसको फैला दीजिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो हमें बताइए अगले वीडियो में, और इसके इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे।